हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। और आज हम लोग बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नेक्स्ट पार्ट की। अब तक अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दो देख रखी है। पहले का नाम था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरे का नाम था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और आज हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद हमारा बचेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने को सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर पढ़नी थी, जिसमें से 2 प्रॉपर्टी कवर हो चुकी है। आज हम लोग बात करेंगे 3rd प्रॉपर्टी की। तो बिना देर की चलिए हेडिंग लगाइए, अपने कॉपी में डालिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हेडिंग क्या है भाई? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए ये तो हो गया हेडिंग, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं कि किस कंसेप्ट में ये हेडिंग चलने वाली है। देखो कंसेप्ट वही है कि हमने बताया था कि पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो आज के कंसेप्ट में आपको क्या देखना है कि आपके पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर था, इसके अंदर आपके पास क्या है? सॉल्वेंट है। और इस बार लिक्विड सॉल्वेंट हमने यहाँ पर मान लिया, हमेशा मानता हूँ कि ये क्या है अपने पास? वाटर है। क्या अपने पास? वाटर। अब इसमें अपने को ऐड करना है क्या? अपने थोड़ा सा ऐड कर लिया हमने इसमें ऐड कर लिया नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल। ये क्या हो गया भाई? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल, ठीक है। ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल इसके अंदर ऐड हुआ और यहाँ से अपने पास बनकर आ गया क्या? अपने पास बन के आ गया एक सॉल्यूशन बन के आ गया। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है भाई? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल है, जो कि लिक्विड के अंदर क्या हो गया? डिजॉल्व होकर के एक सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये हो गए वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल। हाँ, तो देखो होगा क्या इसमें से कि जब आप किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो होगा क्या यहाँ पर कि जो यहाँ का फ्रीजिंग पॉइंट होगा और यहाँ का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। और इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो क्या होगा, मान लो ये वाटर है, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या अगर केल्विन में लिखना है तो कितना हो जाएगा? 273 केल्विन, ठीक। अब आप जब यहाँ पहुँचोगे सॉल्यूशन के पास तो ये क्या हो गया? एक सॉल्यूशन बन चुका है, सॉल्यूशन। और ये भी किस में? लिक्विड केस में ही रहेगा। तो ये जो सॉल्यूशन है, यहाँ का जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा याद रखना, इस फ्रीजिंग पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? 0 डिग्री सेल्सियस या 290 या 273 केल्विन से हमेशा क्या होगी? कम आएगी। मतलब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा अब 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस देखने को मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बात क्लियर हुई थोड़ी सी? चलो अब देखते हैं कैसे ये और क्यों हो रहा है ये कहानी, ठीक है। और देखते हैं। देखो क्या बात है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट हम जानते हैं कि when non volatile solute, मतलब जो वेपर न बनाना चाहे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब क्या हो? जो वेपर न बनाना चाहे। तो as we know that when non volatile solute added, किसमें भाई? added into लिक्विड सॉल्वेंट में जब ऐड करते हैं then इट शोज, क्या शो करता है? इट शोज लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, LVP क्या शो करता है? लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, ड्यू टू दिस इट आल्सो शोज क्या? लोबरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसी कारण और ये क्या शो करेगा? लोबरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी शो करता है। लोबरिंग इन वेपर प्रेशर होने के कारण ये क्या शो करेगा? लोबरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। कौन? सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन? लिक्विड सॉल्यूशन। कब बनेगा? जब आप क्या करोगे? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करोगे किसके अंदर? लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब बात देखो यहाँ से ये हो गया कि क्या शो करेगा? लोबरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अभी तक आपने क्या देखा था कि जब आपके पास कोई लिक्विड आपके पास क्या था?
सॉल्वेंट था और आपने लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड किया नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, तो इसके ऐड करते ही क्या हुआ, जो सॉल्यूशन बनकर आया उसमें आपने देखा वेपर प्रेशर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मैं भी पिछले केस में बताया हूँ कैसे, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो यहाँ से क्या देखने को मिलता था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता था वो इंक्रीज कर जाता था। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, इंक्रीज कर जाता था। अच्छा, जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा तो एक केस और होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। किसका, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज कर जाएगा। तो इस वाले केस को तो हम स्टडी कर चुके हैं, किसमें भाई, इसको हमने पढ़ रखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। और आज हम लोग पढ़ेंगे इस केस को जिसको हमने नाम दिया है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको स्टार्ट करने से पहले जैसे हमने वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन देखा था, उसी तरीके से हमें क्या पता होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन। और देख लेते हैं भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। हेडिंग लगा लेते हैं छोटा सा, फ्रीजिंग पॉइंट। देखो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि व्हेन, या लिख देता हूँ, दोज टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of given substance या given liquid solvent is become equal to vapor pressure in solid state। देखो ऐसा टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर किसका, लिक्विड सॉल्वेंट या कोई लिक्विड सब्सटेंस का इक्वल हो जाए उसी सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं भाई, फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से बोल रहा हूं कि बोलता है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पे वेपर प्रेशर किसी लिक्विड सब्सटेंस या लिक्विड सॉल्वेंट का बराबर हो जाए। कब, जब उसका वेपर किस में बन रहा हो, सॉलिड स्टेट में। अगर ये बराबर हो जाता है तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। कि अब ये टेम्परेचर कौन सा है, फ्रीजिंग पॉइंट का है। क्लियर हुई बात। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे और देखेंगे भाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। पहले इतना नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं। चलो अब देखो हुआ क्या, ध्यान समझना। इसी केस को अप्लाई करते हैं। जैसे हमने वहाँ पर एक ग्राफ बनाया था टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर, वैसे एक ग्राफ यहाँ पर भी बनाएंगे। यहाँ एक ग्राफ बनाते हैं, देखो ध्यान से। ये हो गया भाई टेम्परेचर का ग्राफ, टेम्परेचर लेंगे भाई इन केल्विन में। और ये अपने पास हो गया लाइन किसका, ये लाइन हो गया वेपर प्रेशर का। ठीक है, इस साइड में वेपर प्रेशर, इस साइड में टेम्परेचर। तो देखो भाई जो अपने पास, मान ले ये जो लाइन है ये किसका है, ये हो गया सॉल्वेंट का। और ये सॉल्वेंट किस केस में भाई, लिक्विड स्टेट में। ये लाइन हो गया सॉल्वेंट का। और अब जो सॉल्यूशन आएगा, जब आप उसमें क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, तो जो उसका सॉल्यूशन का ग्राफ होगा वो थोड़ा नीचे चला जाएगा क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये लाइन हमने मान लिया, ये लाइन हमारा आया, ये मान लिया हमारा किसका आ गया, सॉल्यूशन का। किसका आ गया, सॉल्यूशन का। ये भी किस में भाई, इन लिक्विड स्टेट में। अच्छा, ये सॉल्वेंट का आ गया और ये किसका आ गया, सॉल्यूशन का आ गया। अब हमने बताया था कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है जहां पे उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, जो इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है लिक्विड स्टेट में, वो बराबर हो जाए इसी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इन सॉलिड स्टेट में। तो मान लेते हैं कि अगर ये सॉलिड स्टेट में रहा होगा, देखो एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो वहाँ लिखा हुआ है फ्रोजन सॉल्वेंट। फ्रोजन का मतलब होता है सॉलिड स्टेट। तो वहाँ का जो ग्राफ बना है, वहाँ ग्राफ देखो इस तरीके से बना हुआ है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये किसका बना हुआ, ये बना हुआ है फ्रोजन सॉल्वेंट। फ्रोजन सॉल्वेंट मतलब जब वो किस केस में पता, ये आपका जो लिक्विड स्टेट में, ये किस केस में आ जाए, सॉलिड स्टेट में आ जाए, तब का ये ग्राफ है। अब देखो जहां पर ये पॉइंट मिल रहा है, ये तो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया किसका, सॉल्वेंट का।
किसका हो गया भाई, ये फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया किसका, सॉल्वेंट का। इसको हमने मान लिया T0F, क्या मान लिया इसको भाई, T0F। अब जो सॉल्यूशन का होगा, सॉल्यूशन का ग्राफ यहाँ पहुँचते पहुँचते और डिप्रेस होकर के यहाँ तक आ जाएगा और पीछे तक आ जाएगा। तो ये जो लाइन आएगा वो किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। किसका आ जाएगा भाई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा TF। क्या बोलते हैं, डेल्टा TF, जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन समझ लो क्या था, आपके पास एक सॉल्वेंट का ग्राफ बनेगा, आप समझ रहे हो सॉल्वेंट का ग्राफ ये होगा, ठीक है, ये सॉल्वेंट का ग्राफ हो गया। उसके बाद क्या, उसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, किससे, सॉल्वेंट से। तो जो यहाँ पर वेपर प्रेशर ये आ रहा है ग्राफ, ये किसका आ रहा है, सॉल्यूशन का, किसका आ रहा है, सॉल्यूशन का। अब हमने फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या पढ़ा है कि जहाँ पर वो जो सब्सटेंस है जो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, उसका जब लिक्विड केस में वेपर प्रेशर बन रहा हो, वो इक्वल हो जाए किसके, उसी सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के, तो उसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। यही बात पढ़ा है ना। अब देखो मान लिया भाई कि इस सॉल्वेंट का ये क्या हो गया, वो ग्राफ हो गया जब वो किस केस में था, जब वो सॉलिड स्टेट में था। किस में था, सॉलिड स्टेट में, जिसको हमने बोला फ्रोजन सॉल्वेंट। तो इसका ये ग्राफ आ रहा है सॉलिड स्टेट में। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये सॉल्वेंट मिल रहा था, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने बोला क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। किसका बोला भाई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और जब हमने इस ग्राफ को मिलाया तो ये और पीछे तक आया, मतलब और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तो ये जो लाइन आ रही है इसका है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। किसका लाइन भाई, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो समझ में आया आपको। तो ये होता है इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ लिख लेते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, when we added non-volatile solute into liquid solvent, then the vapor pressure of solution decreases due to this the freezing point of solution also decrease। आप देखो सॉल्यूशन का क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया और पीछे आ गया, डिक्रीज। then the differences of freezing point is known as क्या ना जाना था भाई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा TF इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सारे कंसेप्ट आपके इस पर क्या हो गए, क्लियर हो गए। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि डेल्टा TF इज इक्वल, कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है भाई, ये वाला टेम्परेचर ज़्यादा है, तो लिखेंगे T0F माइनस TF। बात समझ में आई। डेल्टा TF क्या है भाई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, अब क्या करते हैं, अगर अपना सॉल्यूशन क्या है, काफ़ी डाइल्यूट है, अगर अपना सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो ये केस थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट then the depression in freezing point directly proportional to the molar concentration। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए भाई, मोलल कंसंट्रेशन के। क्या चीज़, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो दैट इज आपका यहाँ से आ जाए क्या, डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। स्मॉल m मतलब क्या होगा भाई, मोलैलिटी। अब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल KF स्मॉल m। ये आपका बनकर आ जाएगा। यहाँ पर KF का नाम क्या है, KF को हम लोग बोलते हैं मोलल एलिवेशन, मोलल डिप्रेशन
डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको एक और नाम बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्रायोस्कोपिक। क्रायोस्कोपिक इसका नाम और क्या है, जैसे वहाँ था इबुलियोस्कोपिक, वहाँ पर इसका नाम क्या है, क्रायोस्कोपिक। या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग कांस्टेंट। तो ये हो गए इसके अलग अलग नाम। तो आप याद रखना, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया भाई आपका क्या चीज़, ये हो गया तब जब आपका सॉल्यूशन क्या हो, डाइल्यूट हो। अगर आपको केएफ की यूनिट लिखनी हो तो केएफ की यूनिट हो जाएगा बेटा केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। ये यूनिट भी आप इसका क्या करिएगा, याद रखिएगा, किसका, केएफ का। अब देखो क्या होता है, अगर मैं इसको इक्वेशन सेकंड बना लूँ तो देखो क्या होगा, m की वैल्यू हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, स्मॉल m इज इक्वल होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, सोल्यूट का, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2, और क्या होता है भाई, मास ऑफ किसका, सॉल्वेंट का। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है भाई, W1, यही होता है। इन केजी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1000, यही होगा। और N2 को मैं और एक्सप्रेस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, W2 बाई M2 अपान में W1 बाई 1000, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा W2 इंटू 1000 और नीचे हो जाएगा M2 इंटू W1। अगर ये पूरा चीज़ शिफ्ट कर दें इसमें, इस फॉर्मूले में, तो ये अपने को मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल KF, और स्मॉल m की वैल्यू यहाँ से उठा लाते हैं क्या, W2 इंटू 1000 और नीचे आ जाएगा M2 इंटू W1। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दिए गए सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पर हम दिए गए सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो पूरी कहानी थी आपकी किसकी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। आपको समझ में आया होगा, तो इसको नोट करिए। उसके बाद हम मिलते हैं आपसे लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर।